अगस्त 2020 को गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 49 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कैग के नाम से भी जानते हैं। तो ये चैप्टर स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही में हाल ही में अभी नियुक्ति की गई है कैग की, तो ये टॉपिक करंट में भी आ गया है। तो स्टैटिक प्लस करंट दोनों को देखते हुए आज हम इस क्लास को लेके चलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। कैग का पद, भारतीय संविधान में कैग का पद कहाँ रखा गया है और आखिरकार क्यों बनाया गया है कैग का पद, उसका एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग का पद, कार्य एवं शक्तियां, संघ तथा राज्यों के लिए लेखन के प्रकार आदि के बारे में बताया गया है। तो ये 4 आर्टिकल हैं जो कैग के बारे में बताते हैं, जिनमें से 2 आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 148 जो कैग के पद के बारे में बताता है और 149 उसके कार्य और शक्तियों के बारे में बताता है। ये भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। ठीक है, जितने भी लेखा विभाग है उसका हेड कौन होता है? कैग होता है। ये लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल खर्चे होंगे, चीजें होती हैं, संचित निधि से धन निकालना, आकस्मिक निधि से धन निकालना, जो भी खर्चा होता है उस पूरे का जो कंट्रोलर होता है वो कौन होता है? कैग होता है। इसकी सारा जो लेखा जोखा करना होता है कि हाँ क्या कहाँ पे गया, ये कौन करता है? कैग करता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल केंद्र के लिए काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ संघीय ढांचे में कैग का पद जो है वो एक ही है। ये राज्य के लिए भी ऑडिट करेगा और केंद्र के लिए भी ऑडिट करेगा। तो ये हो गया इसका किताबी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक है। यानी कि भारत सरकार के रक्षकों में कहा गया था कि जैसे उच्चतम न्यायालय है वो भारत सरकार का रक्षक है, उसी प्रकार से जो कैग का पद है वो भी भारत सरकार का एक रक्षक है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है, पूरे भारत के लिए काम करता है। तो ये तो हो गया इसका एक किताबी इंट्रोडक्शन। अब साधारण भाषा में समझते हैं कि कैग क्या है। तो एक उदाहरण के जरिए देख लेते हैं कि एक क्लास है, ठीक है, वो चाहे कॉलेज के स्कूल की एक क्लास है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। अब क्या हुआ? एक फंड इकट्ठा हुआ, कुछ पैसे कलेक्ट किए गए, कोई इवेंट है, एक पार्टी करनी है या कोई इवेंट कल्चरल एक्टिविटी करनी है, उसके लिए सब बच्चों से कहा गया कि आपको पैसे देने हैं। सब बच्चों ने पैसे दिए क्लास में। अब वो पैसे क्या किए जाएंगे? उस पैसे को कलेक्ट किया गया और एक लिस्ट बनाई गई कि हाँ इतने पैसे खाने के लिए जाने हैं, इतने पैसे डेकोरेशन के लिए जाने हैं, इतने पैसे अलग अलग चीज़ों के लिए डिसाइड कर दिए गए और वो पैसे 2 या 5 लोगों को दे दिए गए कि और उनको कह दिया गया कि आपको सारा सामान लाना है, डेकोरेशन का सामान लाना है, खाने का सामान लाना है, गिफ्ट्स के चीज़ें लानी है। ठीक है, वो 4-5 लोगों को ये सारा जिम्मेदारी दे दी गई पैसों की। और इसके बाद अब क्या था कि ये सारे पैसे इनको दे दिए गए, सामान लाने को दे दिया गया, लेकिन हो सकता है कि पैसे कलेक्ट हुए हैं 1200 रुपये, लेकिन जो सामान आया हो सकता है सामान ये लोग 800 का लाए और बाकी पैसे इन्होंने रख लिए, तो उसका हिसाब कौन देगा? या फिर हो सकता है इन्होंने क्या किया, सामान ज़्यादा का लिया है, 1300-1400 का सामान लिया है, तो क्या होगा? तो उसके लिए क्या किया, क्लास के टीचर ने एक और बंदे को बना दिया और उसको डिफरेंट अलग रख दिया। उसको क्या कहा कि जब ये सब सामान लेके आ जाए, सब कुछ लेके आ जाए, तब उसको क्या करना है, चेक करना है कि जो जितना सामान लाया उसके बिल को वो चेक करेगा कि हाँ भाई 200 रुपये डेकोरेशन के लिए रखे थे तो इन्होंने 200 रुपये का डेकोरेशन का सामान लेके आए हैं। तो इस तरीके से ये जो काम करेगा चेक करने का, चेक एंड बैलेंस का, कि हाँ जो पैसे जितने चीज़ के लिए दिए गए थे, एलोकेट किए गए थे, वो वही खर्च हुए हैं। ये पद जो है वो कैग का बनाया गया है हमारे भारतीय संविधान में। और अगर इसको कोई गड़बड़ी लगती है कि गलत तरीके से खर्च हुए हैं तो वो क्या करेगा, क्लास के सामने, टीचर के सामने वो चीज रखेगा। तो इसी तरीके से अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो जो कैग है वो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति वो रिपोर्ट संसद में रखते हैं
संसद की पटल पर। तो इसी तरीके से कंपेयर करके समझ सकते हैं कि ये कैग का पद बनाया गया है, जिसलिए और वो पैसे कहाँ से कलेक्ट होते हैं, जितना भी हम लोग कर देते हैं, टैक्स देते हैं, वो पैसा जाता है गवर्नमेंट के पास और वही पैसा लोक कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। तो वो कहाँ कितना पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है और जितना जिसके लिए एलोकेट किया गया है वो सही से खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी, और जितना संचित निधि से निकाला गया है देश की, वो पैसा सही खर्च हुआ है, क्यों हुआ है, वो सारा चीज है खर्च होने के बाद लेखा जोखा जो करते हैं वो कैग करते हैं। तो इनका पद बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, ये साधारण भाषा में आपको मैंने समझा दिया। कैग कार्यालय का इतिहास, यानी जो ये कैग का कार्यालय बनाया गया, ये आखिर शुरुआत क्या होती है, इसकी कहाँ से होती है, इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। वर्ष 1858 में महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया था और 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आपको याद होगा कि 1857 में महान क्रांति हुई थी और उसके बाद 1858 का अधिनियम आया था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया था, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो क्राउन के हाथों में पूरा शासन चला गया था। तभी इस पद का और इस कार्यालय को स्थापित किया गया। सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ से शुरुआत होती है कैग की। भारत शासन अधिनियम 1919 में महालेखा परीक्षक की सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया, यानी उनको स्वायत्तता प्रदान की गई 1919 में। ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, महालेखा परीक्षक रख दिया गया। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय लेखा परीक्षक का प्रावधान करके महालेखा परीक्षक की शक्तियों में वृद्धि की गई, यानी कि 1935 का जो अधिनियम था इसमें इनकी शक्तियों में वृद्धि की गई थी और यहीं से हमने अपने संविधान में भी इस पद को ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार ब्रिटिश भारत में इस पद को रखा गया था, तो ये इसीलिए कहते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। आपको पता है बहुत सारे प्रावधान जो हमने अपने संविधान में लिए हैं वो भारत शासन अधिनियम से लिए हैं। तो चूंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में ये चीज उपलब्ध थी, तो वहां से ही हमने इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। वर्ष 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया, यानी जम्मू और कश्मीर में भी इसको ऐड किया गया कि कैग यहाँ का भी लेखा परीक्षण करेंगे। वर्ष 1971 में केंद्र ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति और सेवा की शर्तें अधिनियम लागू किया। एक नया एक्ट लाया गया जिसमें इनकी सेवा शर्तें और शक्तियों में वृद्धि की गई। इसके बाद एक और अमेंडमेंट है जो आपको इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखना है, 1976 यानी 1976 का अमेंडमेंट। 1971 में इनके कार्य और शक्तियों में वृद्धि की जाती है, वहीं 1976 में क्या होता है, थोड़ी सी कमी कर दी जाती है। किस प्रकार से कमी कर दी जाती है इस अमेंडमेंट को करके, इसके तहत क्या किया जाता है, एक नया पद बनाया जाता है CGA, ये CAG है, CGA का पद बनाया जाता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का पद क्यों बनाया जाता है, अब मैं वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इनका काम क्या होता है, लेखा परीक्षण करना, साथ साथ में लेखांकन करना। किसका, कैग का। लेखा परीक्षक का मतलब होता है कि आपको जितने पैसे एलोकेट किए गए थे वो आपने कहाँ कहाँ खर्च किए। ठीक है, अगर आपको रक्षा के लिए दिए गए थे, स्वास्थ्य के लिए दिए गए थे, तो वो खर्च होने के बाद वो ये चेक करते हैं कि कितने पैसे कहाँ पर खर्च हुए, एग्जैक्ट में जितने पैसे जहाँ के लिए दिए गए थे वो वहीं पे खर्च हुए या उससे कम खर्च हुए या उससे ज़्यादा खर्च हुए या फिर कोई मनमानी तो नहीं की गई। तो इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, लेखा परीक्षक करना, कि क्या चीज़ कहाँ पे खर्च हुई। ठीक है, दूसरा होता है लेखांकन। लेखांकन मतलब होता है अकाउंटिंग। इसका मतलब होता है कि जितने पैसे एलोकेट किए गए थे उसमें कितने कितने कहाँ कहाँ गए, एग्जैक्ट बैलेंस शीट को चेक करना, यानी कि क्रेडिट और डेबिट को चेक करना कि 10,000 रुपये अगर थे तो उसमें से इतने 10,000 रुपये इस चीज़ के लिए लोकेट किए गए थे, तो कितने पैसे एग्जैक्टली कहाँ पर खर्च हुए, इसको कहा जाता है लेखांकन। तो 1976 यानी 1976 में क्या किया गया, केंद्र ने भारत सरकार के लिए इस चीज के लिए, लेखांकन के लिए एक अलग विभाग का गठन कर दिया और उसको क्या कहा गया, CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और उसको भारत सरकार के लेखांकन का काम सौंप दिया गया। जबकि लेखा परीक्षा का काम अभी भी कौन करता है,
कैग करता है। लेकिन एक चीज है कि जो ये लेखा परीक्षक और लेखांकन का काम, ये पद जो बनाया गया था, ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए बनाया गया था। तो केंद्र ने यानी भारत के लिए तो ये दो चीज अलग कर दी गई, लेकिन राज्यों के लिए अभी भी लेखा परीक्षक और लेखांकन दोनों का काम कौन करता है? कैग ही करता है, क्योंकि राज्यों ने इस चीज को मानने से मना कर दिया कि उनके लिए अलग से विभाग बनाया जाए जो लेखांकन का काम अलग से करे। तो आज के टाइम में वर्तमान स्थिति क्या है कि अगर आप भारत सरकार की बात कीजिए तो उसके लेखा परीक्षक का काम कैग करता है और उसके लेखांकन अकाउंटिंग का काम सीजीए करता है, ठीक है। और लेकिन राज्यों के लिए दोनों काम कैग ही करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 1971 जहां उसमें शक्ति में वृद्धि की गई, वहीं 1976 में उसकी शक्ति में थोड़ी सी कमी कर दी एज अ केंद्र स्तर पर, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये मैंने इतिहास से लेकर अब तक का आपको सारा बता दिया। इसमें अब गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, वो देश के 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि नए कैग बनाए गए हैं और 8 अगस्त 2020 को बनाया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो एक चीज हो गई कि वो कितने हैं? 14वें हैं, 14th नंबर के कैग बनाए गए हैं। नाम उनका गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। इसके साथ में ही इससे पहले जो ये गिरीश चंद्र मुर्मू थे वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। उस पद से इन्होंने इस्तीफा दिया और अब ये क्या बना दिए गए हैं? कैग बना दिए गए हैं। और अगर इनके बारे में बात करें तो 1985 में ये आईएएस रह चुके हैं गुजरात कैडर से। तो ये एक आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो ये पूरा हो गया हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण। नियुक्ति एवं कार्यकाल। अनुच्छेद 148 में ये बताया गया है कि किस प्रकार से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी और उनका कार्यकाल क्या होगा। नियुक्ति एवं कार्यकाल के विषय में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा स्वयं अपने हाथों मुहर युक्त अधिपत्र द्वारा की जाएगी। यानी जो कैग है उनका निर्वाचन नहीं बल्कि नियुक्ति होती है। निर्वाचन मतलब होता है कि चुनाव प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाना, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति सीधा उनको नियुक्ति करते हैं एक मुहर लगे पत्र के द्वारा। संविधान में ये कहा गया है कि जो कैग है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ये विधि नहीं बताई गई या ना ही विधि की व्याख्या की गई कि किस विधि के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो आयु तक होगा। इसका मतलब ये है कि 2 कंडीशन रखी गई है, या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु। जो कंडीशन पहले फुलफिल होगी उतना उनका कार्यकाल होगा। आमतौर पर 6 वर्ष होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 60 साल की उम्र में इस पद पर नियुक्त होता है तो उसका कार्यकाल कितना हो गया? उसकी 65 वर्ष आयु तो पहले पूरी हो जाएगी, तो उसका कार्यकाल अब कितना हो गया? 5 वर्ष का हो गया। इसी तरह कोई 61 वर्ष की आयु में पद पे आता है तो उसका कार्यकाल कितना हो गया? 4 साल का होगा, क्योंकि 65 वर्ष पहले पूरी कर लेगा। लेकिन अगर वो 60 साल से कम उम्र में आता है तो उसका पहले क्या पूरा होगा? पहले उसका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। तो इस प्रकार से जो कंडीशन पहले होती है उतना उसका कार्यकाल होता है। इसके अलावा वो किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेज सकता है, ठीक है। और पद ग्रहण करने से पूर्व वे राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। यानी कि जो शपथ इन्हें दिलाया जाएगा और शपथ लेंगे वो राष्ट्रपति के सामने लेंगे, राष्ट्रपति ही इन्हें शपथ दिलवाएंगे। और अपना त्यागपत्र भी जब चाहे ये दे सकते हैं, और किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, इनका कार्यकाल, शपथ और साथ में इस्तीफा। अब इसकी बात करते हैं कि इन्हें और किस विधि से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी विधि द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहाँ पे महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है वही विधि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है। तो वो विधि क्या होती है? महाभियोग होती है। मतलब संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत पारित किया जाता है, और वो जो विशेष बहुमत होगा वो साबित कदाचार, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप बात करें लोकसभा, तो वहां पे सबसे पहले 100 लोगों के साइन करने चाहिए, उसके बाद उस चीज को भेजा जाता है अध्यक्ष के पास, ठीक है। जो स्पीकर होते हैं उनके पास भेजा जाता है। और अगर राज्यसभा है तो 50 लोगों के पहले उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद जो अध्यक्ष या सभापति हैं वो चाहे तो उसको
एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं उस प्रस्ताव को तो उसके बाद एक जांच समिति गठित की जाती है। जांच समिति जांच करती है। अगर जांच में ये पाया जाता है कि लगाए गए जो उन पर आरोप है वो सत्य है तो उसके बाद उस पर चर्चा की जाती है, विशेष बहुमत से पारित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। तो ये काफी जटिल प्रक्रिया है और अभी तक इस प्रक्रिया से किसी को भी हटाया नहीं गया है। तो इसीलिए इस प्रकार से उन्हें हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ये उनका कार्यकाल और नियुक्ति होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता। तो किस प्रकार से स्वतंत्रता या स्वायत्तता सुनिश्चित की जाती है कैग की, वो देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित निम्नलिखित प्रावधान द्वारा की जाती है। उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, यानी उन्हें जो उनका कार्यकाल है वो सुरक्षित होता है। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं पर राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा नहीं सकते। इन्हें हटाने के लिए वही विधि फॉलो करनी पड़ेगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी महाभियोग वाली, जो एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रकार से इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, ये आराम से अपना काम कर सकते हैं। वे अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वे भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब ये अपना कार्य करते वक्त किसी भी लाभ के बारे में ना सोचकर कि इन्हें भविष्य में भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई पद मिलेगा, इस प्रकार सोचकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें कोई ऐसा पद नहीं दिया जा सकता। तो ये इनकी स्वतंत्रता होती है कि ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं, यानी समय समय पर इनके कितना वेतन होगा और क्या इनकी सेवा शर्तें होंगी वो संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। तथा वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। जितना सुप्रीम कोर्ट के जजों की वेतन होगा उतना ही वेतन कैग का होता है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है। वर्तमान में इनका वेतन कितना है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उनके वेतन तथा अन्य सुविधाएं नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब जितनी सेवा शर्तें निर्धारित की गई थी नियुक्ति के वक्त, उसके बाद नियुक्ति के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिससे इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है कि किसी प्रकार का दबाव डाला जाए कि नियुक्ति के बाद उनके वेतन या भत्तों में कमी की जाए, तो इस प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रशासनिक व्यय, यानी जो उनकी सैलरी हो गई और बाकी जितने भी प्रशासनिक खर्चे होंगे वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है। मतलब इसमें संसद में मतदान नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनकी स्वायत्तता या स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं कि जो इनका पद है वो एक स्वतंत्र पद है, इनका जो कार्यालय है वो एक स्वतंत्र कार्यालय है और वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को कर सकता है। कर्तव्य और शक्तियां। अनुच्छेद 149 बताता है कि महालेखा परीक्षक के क्या कर्तव्य और शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 148 हमने देख लिया कि पद और कार्यकाल वगैरह के बारे में। अब 149 देखते हैं। कैग भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभा होती है कि संचित निधि से संबंधित खर्चों के सभी प्रकार के खातों के खर्चों का परीक्षण करते हैं। ठीक है। तो राज्य, केंद्र और साथ में ऐसे यूनियन टेरिटरी जिनकी अपनी विधानसभा है, उसमें कितने भी संचित निधि से जो खाते हैं वहां से जो खर्चे किए गए उन सब का ऑडिटिंग करने का काम, यानी परीक्षण करने का काम कौन करता है? कैग करते हैं। साथ में भारत की आकस्मिक निधि, भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करते हैं। यानी आकस्मिक निधि से जो धन निकाला गया और जिस चीज के निकाला गया वो वहीं पर खर्च किया गया या नहीं किया गया, इसका परीक्षण भी कौन करता है? कैग करते हैं, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग के ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट, अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिटिंग, ये सारा भी कौन करते हैं? यही करते हैं। इसके साथ साथ किस चीज को किस कैटेगरी में रखना है, किस खर्चों को किस कैटेगरी में रखना है, ये भी सुझाव देते हैं कैग राष्ट्रपति को। ठीक है। इसके साथ संबंधित कानून द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र या राज्य के राजस्व से वित्त पोषित होने वाली सभी निकायों,
प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों का आय व्यय का परीक्षण कर सकते हैं। जो भी कानून द्वारा आवश्यक पड़े वो इन सब का भी परीक्षण किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसा किए जाने पर वो किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कोई स्थानीय निकाय है और राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि उसका परीक्षण कराया जाना चाहिए तो उसका परीक्षण भी किया जा सकता है इनके द्वारा। संसद की लोक लेखा समिति, मैंने संसदीय समितियों में आपको पढ़ाया था, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी होती है जो लोक लेखा समिति होती है, जिसमें 22 मेंबर होते हैं। आपको याद होगा 15+7 का रेशो होता है, ठीक है। तो जो ये काम करती है ये कैग के साथ, कैग जो है इसका मार्गदर्शक, मित्र या सलाहकार के रूप में काम करता है। इसको कोई ऐसा लगता है कि अपनी रिपोर्ट में कोई डाउट है या कोई चीज़ है जिसे समझाने में मुश्किल है तो वो कैग से सलाह ले सकता है, कैग से डिस्कस कर सकता है और कैग इनकी सहायता करते हैं। तो कैग के बारे में वहाँ पे भी हमने पढ़ा था, संसदीय समितियों में भी, और यहाँ पे भी हमने देख लिया। तो इस प्रकार से जितने भी ऑडिट करने का काम होता है, लेखा परीक्षण का काम होता है, वो सरासर इनके द्वारा किया जाता है। और लेखांकन का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भारत सरकार के लिए लेखांकन के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो वित्तीय विभाग के अंदर कर आती है, ठीक है। और बाकी राज्यों के लेखांकन का काम भी कैग के द्वारा ही किया जाता है। ब्रिटेन और भारत के कैग की तुलना, चूंकि हमने ये जो पद लिया है वो ब्रिटिश भारत की जो हमारे यहाँ चली आ रही थी सरकार उससे ही हमने लिया है। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें कि ब्रिटेन में जो ये पद है और भारत में ये पद है, अगर इसकी तुलना करें तो क्या तुलनात्मक हमारे पास दृष्टिकोण निकलता है। भारत का कैग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है और नियंत्रक महालेखाकार की नहीं, जबकि अगर ब्रिटेन में देखें तो महालेखा परीक्षक के साथ साथ इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्ति भी निहित है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ परीक्षण तो वो करते हैं कि ये चीज़ यहाँ खर्च हुई, ये चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कंट्रोल की पावर नहीं है कि वो रोक सकें कि भैया ये चीज़ यहाँ पे मत खर्च करो, ये यहाँ पे इससे ज़्यादा खर्च की जा रही है। मतलब कोई कंट्रोलर की पावर इनके पास नहीं है, बस नाम दे रखा है कंट्रोलर का। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पे नियंत्रण करने की यानी नियंत्रक महालेखाकार की भी शक्ति दी गई है। भारत में कैग पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, यानी कि पोस्ट फैक्टो करता है। इसको कई बार लोग इस प्रकार से भी आलोचना करते हैं कि भारत में क्या होता है कि खर्चा किए जाने के बाद उसका किया जाता है पूरा परीक्षण, यानी कि एक मरे हुए सब का परीक्षण किया जाता है, यानी पोस्टमार्टम किया जाता है, जिसका कोई लाभ नहीं है कि जो मर चुका है उसका परीक्षण किया जा रहा है। अगर पहले ही किया जाता तो हो सकता है कि रोका जा सके। लेकिन जबकि यूके में क्या होता है, कैग की मंजूरी के बिना सरकारी खजानों से कोई पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। जबकि हम देखते हैं कि हाँ भाई ये क्या करते हैं, संचित निधि, आकस्मिक निधि से धन निकाल के खर्च किए जाने के बाद देखते हैं कि जिस कार्य के लिए निकाले गए थे उसी के लिए खर्च किए गए या नहीं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पूछने के बाद ही निकाला जा सकता है, तो वहाँ पे पहले रोका जा सकता है, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही भारत में कैग संसद का सदस्य नहीं होता, जबकि ब्रिटेन में कैग जो है हाउस ऑफ कॉमर्स का सदस्य होता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ हम देखेंगे, जो कार्यकाल है वो भी यहाँ पे सुनिश्चित नहीं होता है कि कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष, 2 तरह के कंडीशन दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो है काफ़ी कमी, या फिर आप कुछ कह सकते हैं कि जहाँ से हमने इस चीज़ को लिया था, इस पद को, उसके से कंपेयर करें तो भी काफ़ी कमी हमें नजर आती है। आलोचना के कारण, कई कारणों से क्या होता है कि जो कैग का पद है उसकी आलोचना की जाती है, तो वो क्यों की जाती है वो देख लेते हैं। पाल एच एप्पलबाई ने भारतीय संविधान प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्ट दी थी और उसमें उन्होंने कैग की भूमिका की आलोचना की है, ठीक है। साथ में कैग की जो नियुक्ति के लिए कोई मानदंड या प्रक्रिया संविधान या कानून में निर्धारित नहीं की गई है, बस ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो क्या होता है, नियुक्ति कैसे करते हैं, आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति हैं कोई भी कार्य स्व इच्छा से नहीं करते, वो अपनी मंत्री परिषद की सलाह पे करते हैं। तो जो कार्यपालिका में उनकी मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री
वाली हो, जो उसको सिफारिश करते हैं उसको वो नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से कोई विधि नहीं बनाई गई है कि हाँ, इतना जो सर्वोच्च पद है, जिसके पास इतनी जिम्मेदारी है, वो कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो निष्पक्ष हो, या फिर उसको चुनने के लिए कम से कम ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिस पर सब लोग भरोसा करें। जैसे आप देखेंगे कि न्यायालय के न्यायाधीश को चुनने के लिए हम कॉलेजियम सिस्टम फॉलो करते हैं, जहाँ पे न्यायाधीशों की एक मंडली होती है। सीवीसी के लिए यानी सतर्कता आयोग के लिए भी हमने एक मेथड चुन रखा है कि इस प्रकार से चुना जाएगा। लेकिन जो कैग इतने जिम्मेदाराना पद है, उसके लिए कोई भी विधि नहीं निर्धारित की गई है। ठीक है, तो कई बार ऐसा आरोप लगाए जाते हैं कि कार्यपालिका अपने मनपसंद के व्यक्ति को कैग के पद पर नियुक्त कर देता है और उसका जवाब नहीं देता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके की बात करें हम, तो यूके के कैग अमेरिका के नियंत्रक महाप्रबंधक का कार्यकाल क्रमशः 10 और 15 का होता है। तो अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पे 10 साल होता है, और अमेरिका की बात करें तो 15 साल, जहाँ पे ये रखता है कि हाँ, एक लंबे समय तक ये बंदा इस पद पर रहने वाला है, तो उस प्रकार से वो आराम से काम करता है और लोगों में थोड़ा डर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उनके कार्यकाल जो है आप देखेंगे 2 कंडीशन रख दी गई है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो ज़्यादातर 60 के बाद वो इस पद पर पहुँचते हैं, तो उनका कार्यकाल और ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आलोचना की जाती है। और दूसरा, मैंने अभी आपको बताया ही कि ये जो परीक्षण करते हैं, ये खर्चा होने के बाद करते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये लोग पोस्टमार्टम करते हैं, यानी खर्चा किए जाने के बाद करते हैं, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले इनको ये पावर दी जाए, इनको थोड़ी स्वतंत्रता दी जाए, इनकी शक्ति वृद्धि की जाए, तो ये अगर पहले इन पे नियंत्रण का भी पावर हो, तो ये पहले भी रोक सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इनकी आलोचना की जाती है। निष्कर्ष और राय, ये चैप्टर में नहीं है, पर ये एक आप कोई सब्जेक्ट पढ़ें या कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो उस पर आपको अपना एक कंक्लूजन देना, आपको अपनी एक राय देना आवश्यक होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू मी मेरा कंक्लूजन और निष्कर्ष निकलता है। आपका क्या राय है और आपका क्या कंक्लूजन है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कैग की नियुक्ति के लिए एक मापदंड निर्धारित किया जाना चाहिए तथा एक निष्पक्ष समिति द्वारा चयन किया जाना चाहिए। मतलब उनको भी चुनने के लिए कोई एक निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए कि हाँ, नियुक्ति की जाएगी तो इतने मेंबर होंगे, कोई कमिटी गठित होनी चाहिए और कुछ मापदंड रखने चाहिए कि इस जिम्मेदाराना पद के लिए इस प्रकार से नियुक्ति की जाएगी जो निष्पक्ष हो और जिस पर सब लोग विश्वास कर सकें। साथ में कार्यकाल 65 वर्ष की सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए, यानी कि जो 2 कंडीशन रखी हैं 65 वर्ष या 6 वर्ष, तो वहाँ पे जो 65 वर्ष रखा गया है उसे हटाकर 6 वर्ष है तो 6 वर्ष ही रखना चाहिए, जिससे वो पूर्णतः किसी भी उम्र में आए वो 6 साल तक कार्यकाल करें, क्योंकि ये 65 वर्ष इसमें उनके कार्यकाल को और ज़्यादा कम कर देता है। कैग के कार्य क्षेत्राधिकार में विस्तार किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सॉरी कैग है, गलत लिख गया है, तो उनके क्षेत्राधिकार में विस्तार किया जाना चाहिए, मतलब कि उनको और ज़्यादा स्वायत्ता दी जानी चाहिए। उनको प्राइवेट एजेंसियों की भी जांच और जो स्थानीय स्वशासन होते हैं उनके भी जांच का क्षेत्राधिकार दिया जाना चाहिए। तो एक तो कुछ आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो कैग का पद है काफ़ी भरोसेमंद पद है और काफ़ी जिम्मेदाराना पद है, और बहुत सारे जो घोटाले हुए हैं उसके बारे में जो जानकारी है वो कैग के द्वारा ही दी गई है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें 2G स्कैम यानी 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इसके बारे में जो चीज़ें निकल कर आई थी कि ये घोटाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे किए गए हैं, इस जो रखा गया था वो कैग के द्वारा ही रखा गया था संसद में, और जब बात संसद में पहुंच जाती है तो वहां से पब्लिक तक पहुंच जाती है, वरना पब्लिक को तो पता ही नहीं चलता कितने करोड़ रुपए किस चीज़ के लिए एलोकेट किए गए थे और कहाँ पे कितने खर्च किए गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे घोटालों की बात जो निकल के आई बाद में, वो इनके द्वारा ही उजागर की गई और वहीं से निकल के आई। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे राफेल, जो अभी हमारा राफेल शामिल हो गया है भारतीय सेना में, तो जो राफेल के लिए पास हुआ था तो उस पर भी जब ये कहा गया कि ये बताया जाना चाहिए कि कितने पे ये सौदा किया गया था और कितना इसका प्राइस था, तो कैग ने भी ये कहा कि भारत सरकार ने कहा कि ये बताना गोपनीयता है और ये नहीं बताया जाना चाहिए, और कैग ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये चीज़ नहीं बताई जा सकती पब्लिक को। पर उन्होंने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और जो हमारी रिपोर्ट में पाया गया है वो ये पाया गया है कि जितना सौदा पहले किया गया था उससे कम में खरीदा गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा कैग का जो कार्य और जो शक्तियां और कुछ उनके मानदंड होते हैं वो सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया।
यहाँ पर हमारा कैग का चैप्टर कंप्लीट होता है, स्टैटिक प्लस करंट दोनों ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपकी कोई राय हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए बनाती रहूँ।